अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन लिखें तो हम एक्सेलरेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब कभी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तो वहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी अराइज करती है जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखूं तो ज्यादा बेहतर है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, हमने इसको टाइम के हिसाब से क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ना कि पोजीशन के हिसाब से। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब यहां पर ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का चेंज एक्चुअली तीन तरह से आ सकता है। एक, वेलोसिटी का जो चेंज है वो ये भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से, ओनली मैग्नीट्यूड। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्पीड कहते हैं। तो अगर किसी बॉडी की स्पीड में चेंज आ रहा होगा तो भी उसमें एक्सेलरेशन होगा। दूसरा, अगर उस बॉडी की स्पीड के बजाय डायरेक्शन के अंदर चेंज आ रहा हो, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप जानते हैं कि स्पीड में चेंज नहीं आता बल्कि क्या होता है, डायरेक्शन में चेंज आता है। तो अगर उस बॉडी की डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा तो भी हम कहेंगे वहां एक्सेलरेशन है। और तीसरी बात, अगर उसके अंदर दोनों में चेंज आ जाए, बोथ मैग्नीट्यूड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो रहे हो तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। आगे चल के समझेंगे इन तीनों कंडीशन को वन बाय वन। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमने डेफिनेशन लिख ली कि अगर बॉडी की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो भी एक्सेलरेशन है, अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा तो भी एक्सेलरेशन है, और अगर दोनों चीजें चेंज हो रही होंगी तो ऑब्वियसली फिर तो एक्सेलरेशन होना ही है। ठीक है, अब आते हैं अगली बात पर कि इसका हम फार्मूला जो है वो फिर किस तरह से लिखते हैं। तो देखें, इसके फार्मूले के लिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि जो फार्मूला है वो है ए इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। या फिर इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। ठीक है, ये फार्मूला दोनों जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन की यूज होते हैं। एक इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए से मैंने एक्सेलरेशन निकाला, और दूसरा फार्मूला आपके पास चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो ये दोनों आपके पास जो है वो यूज किए जाते हैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड भी कर रहा है और फोर्स पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। फिर तीसरी बात, मास पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी एक्चुअली किस पे डिपेंड करेगी, फोर्स पर डिपेंड करेगी या फिर चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, जो कि अभी हमें आगे जाके लिखना है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट जैसे मैंने अभी फार्मूला लिखा है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो इसकी एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, टाइम सेकंड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और इसकी जो आपके पास यूनिट है उसे हम न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हैं। न्यूटन पर केजी कैसे लिखा, फोर्स की यूनिट है न्यूटन और मास की यूनिट क्या है, केजी। तो न्यूटन पर केजी जो है वो इसकी यूनिट, ये दोनों एक्सेलरेशन की यूनिट्स के तौर पे लिखी जा सकती है। फिर डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन में जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी भी है, अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। तो आपकी जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। या दूसरी बात कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स है उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये दो बातें हैं जो कि डायरेक्शन के लिए हैं। और यहाँ पे अब एक और बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि देखिए, जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि कोई बॉडी ड्रॉप हो रही है या फिर किसी बॉडी को थ्रो किया जा रहा है,
तो याद रखें कि किसी बॉडी को अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है उसको इस केस में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव जी, ठीक है ना। ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस जी। जबकि जब कोई बॉडी को आप थ्रो कर रहे होते हैं अपवर्ड, तो अपवर्ड करते वक्त एक्सेलरेशन को हम क्या लेते हैं, माइनस जी। अब इसका क्या रीजन है कि हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेते हैं या फिर एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं? देखिए उसका रीजन ये है कि जब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही होती है या फॉल कर रही होती है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है उसको पॉजिटिव इसलिए लिया जाता है क्योंकि नीचे आते हुए स्पीड जो होती है वो इंक्रीज कर रही होती है, और स्पीड क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो देखो इस बात को अगर मैं इस तरह से लिखूं कि एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये प्लस जी का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं इस तरह से कि लेट से अगर मैं ये कहूं कि डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी है, तो अगर मैं लिखूं ये वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड है, कितनी देर में, एक सेकंड में। तो अगर कोई बॉडी नीचे आते हुए हर सेकंड में अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है 9.8 मीटर पर सेकंड, तो हम कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव 9.8 होगा। तो यहाँ पर ये जो प्लस साइन है वो आपको ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक सेकंड में उसकी स्पीड में कितना चेंज आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। जबकि जब आप अपवर्ड जा रहे हैं तो जी की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है। ए माइनस जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो बॉडी की स्पीड है वो हर एक सेकंड में कितनी डिक्रीज हो रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर जब आप माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड को पर सेकंड से डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि ऊपर जाते हुए आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट होता है और वो है 9.8। तो देख लें, थ्रो का केस हो या ड्रॉप का केस हो, तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव क्यों लिया जाता है और नेगेटिव क्यों लिया जाता है, उसका रीजन आपके पास यही है कि वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर आते हैं इसके केसेस पर। तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्सेलरेशन है वो तीन तरह से हम पढ़ सकते हैं। एक मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से, एक डायरेक्शन के चेंज की वजह से, और एक सिर्फ दोनों के चेंज की वजह से जिसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाता है और डायरेक्शन भी आ जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के चेंज से एक्सेलरेशन को पढ़ूं, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि इस पॉइंट के लिए कि देयर आर थ्री पॉजिटिव पॉसिबल वेज, देयर आर थ्री पॉसिबल ways by which acceleration is by which acceleration is produced, acceleration is produced due to change in velocity, due to change in velocity। ठीक है। अब वेलोसिटी का चेंज किस किस तरह से हो सकता है, डायरेक्शन से भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड से भी हो सकता है, और दोनों से भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन के चेंज के लिए हम क्या एग्जांपल पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देख लें इसके अंदर, मैं डायग्राम के जरिए आपको बता देता हूं कि ये देखें
ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर, सॉरी, इसकी स्पीड हर पॉइंट पर क्या है, सेम है। देखें, ये वी वी वी, लेकिन हर पॉइंट पर अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। और इस डायरेक्शन में डिफरेंस की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये आपके पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप देख लें कि हालांकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, और यही बात हमने बताई थी कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्शन के चेंज की वजह से भी आता है। दूसरी बात, अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, ठीक है ना, अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन कैसे आएगा, तो उसकी एग्जांपल क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। वो सारे मोशन जो अंडर ग्रेविटी होते हैं उनमें आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो वो किस तरह से देखें, इसकी एग्जांपल इस तरह से ली जा सकती है कि अगर मैं एक बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, जैसे कि अभी मैंने ऊपर भी आपको एग्जांपल दी थी, तो जब ये बॉल मूव करके नीचे आ रही है तो हम कहते हैं कि ये आपके पास केस है ड्रॉप का। अब मुझे बताएं, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही ना, ये तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन है। तो अगर एक ही डायरेक्शन है तो इसमें एक्सेलरेशन जो जी के बराबर है वो किस वजह से आया, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखें, जब आपने इसको ड्रॉप किया होगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और जब ये जमीन पे आके हिट करेगा तो उस वक्त तो इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी ना, हम कहेंगे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, नॉन जीरो। तो यहां पर क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है और इस स्पीड का जो चेंज है वो पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव की वजह से इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव, जैसे हम क्या लिखते हैं, प्लस का जी या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि अगर मैं इसी केस को उल्टा करके पढ़ूं तो यहां पर भी तो यही हो रहा है कि जब आपने इसको थ्रो किया अपवर्ड, तो देखिए थ्रो के केस के अंदर जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो नहीं होती, वो नॉन जीरो होती है। यहां पर अब आपने थ्रो अगर करना है तो इसका मतलब आपको वेलोसिटी देनी है। तो जब आपने थ्रो किया ये अपवर्ड जाएगा, और अपवर्ड पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, जीरो। तो मुझे बताएं, अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्पीड जो चेंज हो रही है वो क्या है, नेगेटिव है। इसी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, और इस केस के अंदर अगर आप देखें तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो अभी भी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम लेंगे ए इज इक्वल्स टू माइनस जी, क्योंकि ऊपर जाते हुए स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए जो एक्सेलरेशन होता है वो डीसेलरेशन बन जाता है, और डीसेलरेशन की वजह से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। अब देखें, यहाँ पर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज से क्या किया, एक्सेलरेशन को निकाला है कि एक्सेलरेशन किस वजह से आया है, मैग्नीट्यूड की चेंज की वजह से। अगर मैग्नीट्यूड स्पीड का चेंज ना हो रहा होता तो फिर हम क्यों कहते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, तो पहले केस में हम कहेंगे कि यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि बॉडी फॉल कर रही है। और दूसरे केस में वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्यों, क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है तो उसकी वेलोसिटी जीरो से, इनिशियल जो कि आपके पास नॉन जीरो है उससे जीरो हो रही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तीसरी बात, अगर हम कहें कि दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हो, तो फिर इस केस के लिए हम ले लेते हैं कि जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि हमारे इस चैप्टर का एक पार्ट भी है और उसे हमने डिस्कस करना है, तो इसलिए एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने यही चीज जो है वो आगे डिस्कस करनी है, और वो है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए, जिस तरह से हमने स्पीड और वेलोसिटी की टाइप्स पढ़ी है उसी तरह एक्सेलरेशन की भी टाइप्स है। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम कहते हैं कि अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहे, कांस्टेंट, तो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मैं यहां लिखता हूं, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन remains constant, remains constant,
तो हम कहेंगे वहां पर जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इस सिचुएशन के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी इक्वल होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर जो चेंज इन वेलोसिटी है इक्वल है और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का जो चेंज है वो भी क्या है, इक्वल। अब ये कौन सी सिचुएशन होगी जिस सिचुएशन के अंदर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा? तो इसकी एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी। जो भी मोशंस हो रहे होते हैं अंडर ग्रेविटी वो आपके पास क्या कहलाते हैं? वहां पर एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मोशन अंडर ग्रेविटी। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यही है कि अगर कोई बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, तो आप जानते हैं कि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है या फिर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा दोनों कंडीशन में वो क्या होगा, वो डाउनवर्ड ही होगा। उसे हम क्या कहते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे बताएं कि बॉडी अगर अपवर्ड जा रही हो या डाउनवर्ड आ रही हो, दोनों में अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो फिर हम कह सकते हैं ना कि ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों केसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड है। और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी एक और एग्जांपल ले सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब कभी भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो किसके बराबर होता है, जी के। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी तो डेफिनेशन ही हम ये पढ़ते थे कि एक ऐसा मोशन जो कि टू डायमेंशन के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अकर हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर दूसरी एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अगर मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में कहा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो अब वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होगा कि अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ऑफ एक्सेलरेशन does not remains constant, does not remains constant, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। और इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल हमारे पास है सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन में अगर हम कहें कि वेलोसिटी आपके पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि ना वहां पर एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है। अच्छा, और ये जो एक्सेलरेशन की यहाँ पर डायरेक्शन है वो किस तरह से चेंज हो रही है? तो देखें, लेट से अगर मैं ए पॉइंट पे बात करूं तो ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, सी पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और डी पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं कि जो हमारे पास डायरेक्शंस हैं उन, अच्छा अब यहाँ पर देखें कि अगर मैं एक्सेस की बात करूं तो ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जब ए पॉइंट पर थे तो ए पॉइंट पर जो उसका एक्सेलरेशन था उसकी डायरेक्शन कहाँ थी, उसकी डायरेक्शन थी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर जब बी पॉइंट पर आ गए तो डायरेक्शन क्या हो गई, टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। फिर जब सी पॉइंट पर आ गए तो डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जब डी पॉइंट पर आ गए तो डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो तो हम कहते हैं कि वहां पर जो एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। और इसको हम यहाँ पर एक पैराट्रूपर की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि पैराट्रूपर जब मूव करके आ रहा होता है तो डाउनवर्ड मूव करते हुए
उसने जैसे ही पैराशूट खोला तो पैराशूट खोलने के बाद क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी, और उसकी स्पीड कम होने से उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे वो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। जैसे हम जब कहते हैं कि ये जब बॉडी मूव करती हुई और टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करती है, टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के बाद उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने तक उसकी स्पीड, जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। ये बात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास ए है वो डिक्रीज कर रहा होता है जब ये पैराट्रूपर अपने पैराशूट को ओपन कर लेता है अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करने के लिए। फिर तीसरा आपके पास होता है एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे हमने वहां पर एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, अब एवरेज एक्सेलरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन है टोटल change in velocity and total time. It is the ratio of total change in velocity in total time. In total time. तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी जो है या एवरेज एक्सेलरेशन वो कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम से। और इस चीज को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो इस तरह लिख सकता हूं कि ए एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये एवरेज एक्सेलरेशन है। अच्छा, अब इस एवरेज एक्सेलरेशन में जो चेंज इन वेलोसिटी है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपने समझना है। देखो, लेट से अगर हम कहें कि हमारे पास एक वेलोसिटी है v1 और फिर ये वेलोसिटी चेंज होकर हो जाती है v2, ठीक है, ये हो गई v2। अब अगर मैंने इसका चेंज निकालना है तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट बना लेते हैं ये। और ये रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट तो जाहिर सी बात होगा v1 प्लस v2, जबकि ये डेल्टा वी के बराबर नहीं हो सकता। इसे हम डेल्टा वी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि डेल्टा वी जो होता है वो होता है v2 माइनस v1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इन दो वेक्टर्स जो कि वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, इनका मैंने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। किसका, या तो मैं v1 का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर दूं और v2 के साथ ऐड कर दूं। तो उसे हम कैसे करते हैं, लेट से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि v1 का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, v1 ये है ना, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे मैं क्या कह सकता हूँ, माइनस v1। तो अब यहाँ पर अगर मैं v2 के साथ, ये है v2, इसके साथ क्या करना चाहता हूं, मैं माइनस v1 करना चाहता हूं, तो इसका मतलब माइनस का v1 इसकी टेल के साथ क्या कर दूंगा, ज्वाइन। अब देखें कि अब यहां पर जो आपके पास रिजल्टेंट आया है वो रिजल्टेंट एक्चुअली क्या है, तो वो रिजल्टेंट कहलाएगा डेल्टा वी, ठीक है। तो यहां पर जब आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी है वो एक्चुअली डायरेक्शन से निकलेगी। तो आपने ये नहीं करना कि v1 v2 को सिंपल हेड टू टेल रूल से ऐड करें और डेल्टा वी निकाल लें। डेल्टा वी के लिए डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो वो डिफरेंस इस तरह से निकलेगा कि आपको एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा और उस नेगेटिव वेक्टर को हेड टू टेल से ऐड करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा। लास्ट में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, कि ये वो एक्सेलरेशन है जो किसी भी एक इंस्टेंट में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं द एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट is called instantaneous acceleration. Instantaneous
एक्सेलरेशन। अच्छा, और इसको हम मैथमेटिकली फिर किस तरह से लिखेंगे? तो यहां पर हम उसके लिए मैथमेटिक्स लिखते हैं कि ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, तो यहां पर हम क्या करते हैं, टाइम को करते हैं शॉर्ट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और यहां पर आपके पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये इंस्टेंटेनियस है। इसकी एग्जांपल क्या होगी? तो देखिए इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम किसी सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे होते हैं कि एक हमारे पास मोशन है जो कि सिंपल मोटर, सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन बिहेव कर रहा है। तो अब आप देखें कि इस सिंपल पेंडुलम में हर पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है ना, जब ये नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। और इसकी इक्वेशन जो है वो हमने इस तरह से पढ़ी हुई है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अगर मैं किसी भी एक इंस्टेंट पे बात करूं कि लेट से मैं कहता हूं इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या है, तो इस इंस्टेंट का जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इसे कहते हैं AINS, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहां पे आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन। कल मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म आपके पास कोई भी क्वांटिटी हो उसकी कंडीशन एक ही है कि अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी इक्वल हो जाए किसके, एवरेज वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी के। तो यहां पर वो क्वांटिटी एक्सेलरेशन है। तो अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर हो किसके, एवरेज एक्सेलरेशन के, तो जो एक्सेलरेशन आपके पास आएगा उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो एक्सेलरेशन दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहां पर लिखते हैं, एक आपके पास है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये जो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं और डीसेलरेशन भी कहते हैं, डीसेलरेशन। और रिटार्डेशन का वर्ड हम यूज करते हैं सिर्फ तब जब वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है ना, या चेंज हो सकती है। तो इस चीज को भी हम डिस्कस करते हैं। तो जब हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब आता है जब आपके पास चेंज इन वेलोसिटी क्या हो, पॉजिटिव हो। अब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे होगी, जब आपके पास स्पीड क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो स्पीड का इंक्रीज होना क्या कहेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेट से मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, फिर ये वेलोसिटी इंक्रीज होके हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इसका चेंज निकालूं डेल्टा वी, तो डेल्टा वी निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो 4 - 2, आंसर क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। और ये जो 2 है ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो इस वजह से भी आ सकता है कि स्पीड इंक्रीज हो रही हो, और इस वजह से भी आ सकता है कि स्पीड डिक्रीज हो रही हो। अब ये दो बातें अलग अलग हैं, इनको अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले, स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, और स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है तो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में जो आपका चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो होगी नेगेटिव। ठीक है ना, अब ये कैसे होगी, तो देखें सबसे पहले केस स्पीड के इंक्रीज होने का। स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, तो उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि लेट से मेरे पास वी आई जो है वो है -10 मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो है -20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर माइनस जो है वो सिर्फ किस लिए शो हो रहा है, डायरेक्शन के लिए। ठीक है ना,
नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर बॉडी मूव कर रही है और उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मुझे बताएं कि जब मैं इसका चेंज निकालूंगा तो मैं इस तरह लिखूंगा ना, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, वी एफ आपके पास है -20, वी आई आपके पास है माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 प्लस 10, और -20 प्लस 10 आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। अब आप देखें आपकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो नेगेटिव आ गई, और चेंज इन वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो इसका अंदर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन मौजूद है, तो इसका मतलब स्पीड के इंक्रीज करने से भी नेगेटिव एक्सेलरेशन आ सकता है, अगर वो स्पीड किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही हो, नेगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा, और दूसरी नॉर्मल सिचुएशन है, और नॉर्मल सिचुएशन क्या है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो ये तो सिंपल है कि अगर मैं कहूं इनिशियल स्पीड जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसका चेंज निकालें तो चेंज कैसे लेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। वी एफ की वैल्यू है 10, वी आई की वैल्यू है -20। 10 - 20 आंसर क्या आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड। और आप देख लें कि यहाँ पर अगेन हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव आ गई, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इस तरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन स्पीड इंक्रीज करने की वजह से भी और स्पीड डिक्रीज करने दोनों की वजह से आ सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद में रखेंगे, स्पीड डिक्रीज होगी तभी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, बल्कि स्पीड इंक्रीज होने से भी नेगेटिव एक्सेलरेशन आ सकता है, अगर वो स्पीड किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही हो, नेगेटिव डायरेक्शन में। और रिटार्डेशन के लिए वर्ड याद रखें कि रिटार्डेशन यूज होता है किसके लिए, जब वेलोसिटी आपके पास क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। कि अगर स्पीड के इंक्रीज होने से नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है उसे हम रिटार्डेशन नहीं कहेंगे। जैसे इस केस में ये जो डेल्टा वी है ये स्पीड के इंक्रीज होने से आ रहा है, इसे हम रिटार्डेशन नहीं कहेंगे। जो ये वाला आपके पास चेंज इन वेलोसिटी है जो कि मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, इसे हम रिटार्डेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये स्पीड के डिक्रीज होने की वजह से आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर साइन कन्वेंशन को इस तरह से याद रखें कि क्योंकि अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन दोनों हो सकते हैं। तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रही है तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, डेल्टा वी। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, प्लस है। इसी तरह से अगर कोई बॉडी वाई एक्सिस में मूव कर रही है तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव वी, और उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में उसका चेंज इन वेलोसिटी होगी नेगेटिव वी, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव है। और इसी तरह से नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये है साइन कन्वेंशन जिसकी बेस पर हम एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब इस बेस पर हम एक्सेलरेशन के डिफरेंट केसेस करते हैं, जिसके अंदर हमें यह पता चलेगा कि कब आपके पास स्पीड के इंक्रीज होने से एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। जैसे फर्स्ट केस में एक बॉडी है जिसकी स्पीड है +v1, और फिर उसकी स्पीड बढ़ के हो जाती है +v2। ठीक है, तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो स्पीड पहले +v1 थी और उसके बाद फिर स्पीड क्या हो गई, v2 हो गई। तो यहां पर जो स्पीड है वो इंक्रीज हुई है ना, और इंक्रीज होने से जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव आता है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस चीज को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब स्पीड इंक्रीज करती है पॉजिटिव में तो फिर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव आती है, और जो एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिव आता है। ठीक है, और इस बात को हम न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मेरे पास दो स्पीड्स गिवन हो, लेट से मैं कहता हूं v1 है 5 मीटर पर सेकेंड और v2 है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी चेंज इन वेलोसिटी निकालूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, डेल्टा v इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। वी एफ की वैल्यू है 10, वी आई है 5, 10 - 5 क्या आ जाएगा, प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख लें कि अगर आपके पास चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आपके पास स्पीड जो है वो क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो। लेट से पहले स्पीड है +v1 और फिर स्पीड कम होके क्या हो जाती है, v2। ठीक है, डायरेक्शन सेम है इसलिए प्लस का साइन लगा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में अगर आप देखें दोनों वेक्टर क्या है, v2 वाला वेक्टर छोटा है
तो यहां पर जो चेंज आया है वो चेंज क्या है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो चेंज नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे ये है माइनस डेल्टा वी, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, माइनस ए। ठीक है, अब यहां पर आपके पास क्या सिचुएशन आई है, यहां पर ये हुआ है कि स्पीड डिक्रीज तो हुई है पॉजिटिव में, स्पीड डिक्रीज हुई है पॉजिटिव में, लेकिन इसका जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसी वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और इस बात को अब हम किस तरह से शो कर सकते हैं, तो देखें इसके लिए भी यही इक्वेशन है कि v1 अगर आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड और v2 आपके पास है 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अभी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका हम चेंज निकालते हैं। डेल्टा v इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो देखिए v2 आपके पास है 5, v1 है 10, 5 - 10 आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख लें कि इस सिचुएशन में आपके पास जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है, नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह से आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव। फिर तीसरी बात, अगर आपके पास जो स्पीड है वो पहले हो v1, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ये हो गया माइनस v1, और उसके बाद वेलोसिटी इसी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होके क्या हो जाए, माइनस v2, तो फिर आपके पास जो वेलोसिटी होगी, चेंज इन वेलोसिटी, वो नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या सिचुएशन आई है कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, और जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, नेगेटिव है। अगेन यहाँ पर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, तो मैं कहता हूं कि v1 आपके पास है -5 मीटर पर सेकेंड, फिर v2 हो गया -10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इंक्रीज हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसकी चेंज इन वेलोसिटी निकालूं तो वो कैसे निकलेगी, तो वो निकलेगी v2 माइनस v1। अगेन v2 की वैल्यू है -10, v1 की वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -10 + 5, -10 + 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पर देख लें कि हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, इसी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव है। और फिर लास्ट में कि फोर्थ केस में अगर आपके पास स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो -v1 से स्पीड क्या होगा, -v2। अब इसका जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि स्पीड जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में डिक्रीज हो रही है, स्पीड हो रही है डिक्रीज, तो इस स्पीड के डिक्रीज होने से आपकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। और ये किस तरह से होगा, तो अगेन न्यूमेरिकल्स वैल्यूज के जरिए सॉल्व करते हैं। लेट से v1 आपके पास है -10 मीटर पर सेकेंड, और v2 आपके पास है -5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसकी स्पीड को ऑब्जर्व करें, चेंज डेल्टा v इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, तो v2 की वैल्यू है -5, v1 की वैल्यू है -10, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो देखो -5 + 10 आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आई है, ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, और इसी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या आया है, पॉजिटिव है। तो ये 4 केसेस हैं जिन केसेस के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, किस तरह से वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव हो सकता है, और उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, Yes. अच्छा, अब डिफरेंट सिचुएशन में हम जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आपस में एंगल हर आपके पास मोशन के लिए डिफरेंट होता है। तो लेट से अगर मैं कहूं कि एक बॉडी जो है वो अपना मोशन स्टार्ट करती है, तो अगर बॉडी एक मोशन स्टार्ट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों क्या होती हैं, सेम होती है। ठीक है ना, जब बॉडी मोशन Yes. को स्टार्ट करती है तो उसकी स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों क्या होती हैं, सेम डायरेक्शन में होती हैं। और इसको हम कैसे कहते हैं, लेट से एग्जाम्पल में लेता हूं कि एक मैंने बॉल को ड्रॉप किया, तो जब मैं बॉल को ड्रॉप करूंगा और बॉल नीचे आ रही होगी, तो उस टाइम पे इसकी स्पीड की डायरेक्शन और इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो दोनों क्या है, सेम है। और अगर ये दोनों सेम है
तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री है। इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या है, सेम है, क्योंकि ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर बॉडी स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सेकेंड सिचुएशन, वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी की स्पीड और जो एक्सेलरेशन है, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में क्या हो, 180 डिग्री पर हो। मैं ड्रॉ करता हूं, ये है वेलोसिटी और ये है आपके पास एक्सेलरेशन। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि इनमें जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर बॉडी क्या कर रही है, अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रही है। तो हम लिख सकते हैं कि नॉर्मली जब बॉडी अप्लाई करती है ब्रेक, बॉडी अप्लाइज ब्रेक, तो जब वो ब्रेक अप्लाई करती है तो फिर आपके पास जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। या फिर इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर कोई बॉल मूव करके कहाँ जा रही है, अपवर्ड, तो आपने तो उसको अपवर्ड थ्रो किया, वेलोसिटी अपवर्ड है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कहाँ है, डाउनवर्ड। तो यहां पर अगर आप एंगल देखें तो वो एंगल कितना बन रहा है, 180 Okay. डिग्री बन रहा है। तो ये आपके पास दूसरी सिचुएशन है जिसके अंदर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तीसरी सिचुएशन, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको मैं इस तरह ड्रॉ करता हूं कि मेरे पास जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। तो ये सिचुएशन है हमारे पास सर्कुलर मोशन के लिए। आप देखें सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, सर्कुलर मोशन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, बॉडी की वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट और उसका एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, इसी तरह यहां पर अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है। तो हर पॉइंट पर आप देखेंगे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन हमारे पास है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री की। फिर अगली सिचुएशन, वो कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर आपके पास बॉडी की स्पीड 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो, नॉन जीरो। तो स्पीड 0 और एक्सेलरेशन नॉन जीरो। तो देखिए ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर हम कहते हैं कि एक बॉडी को आपने क्या किया, ऊपर थ्रो किया। तो जब बॉडी ऊपर थ्रो करती है उसकी स्पीड क्या है, v। जब ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचेगी, तो मैक्सिमम पोजीशन पे या मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। लेकिन आप जानते हैं कि इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है ना। तो और दूसरी यहाँ पर ये भी सिचुएशन ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम में जब आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0। लेकिन इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, वो तो मैक्सिमम हो जाता है। तभी तो वो वापस आता है ना मीन पोजीशन की तरफ। तो ये आपके पास है सिचुएशन जिसके अंदर वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो। फिर वो कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर वेलोसिटी आपकी नॉन जीरो होगी लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। वेलोसिटी नॉन जीरो लेकिन एक्सेलरेशन 0। तो ये कंडीशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाले बॉडी की चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, 0। और इसी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। और लास्ट सिचुएशन, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें बॉडी की स्पीड भी 0 हो और एक्सेलरेशन भी क्या हो, 0 हो। तो ये सिचुएशन है रेस्ट पोजीशन। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड भी 0 है और उसका एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 है। तो ये मैंने आपको 6 केसेस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बताया कि कब वेलोसिटी मैक्सिमम, सॉरी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान थीटा
0 होगा, कब आपके पास 180 डिग्री होगा, कब 90 डिग्री होगा, और कब आपके पास वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, कब वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा, और कब दोनों चीजें क्या होंगी, 0 होंगी। तो लास्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड देन ये एक्सेलरेशन का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। तो इसमें यह है कि हमारे पास दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वेलोसिटी और टाइम के दरमियान मैंने दो स्लोप ड्रॉ किए हुए। पहली तो बात यह है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए स्लोप को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये जो स्लोप होता है, इस स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्लोप को हम कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। और ये ग्रेडियंट या स्लोप कैलकुलेट कैसे होता है, तो वो कैलकुलेट होता है एंगल से, और वो एंगल है टेन थीटा, ठीक है। और इस टेन थीटा को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, या फिर राइज ओवर रन के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब अगर आप यहां पर देखें कि हमारे पास परपेंडिकुलर पे कौन है, चेंज इन वेलोसिटी, और बेस पे कौन है, चेंज इन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपका जो स्लोप है वो एक्चुअली किसके बराबर है, एक्सीलरेशन के, एक्सीलरेशन। अच्छा, अब एक्सीलरेशन तो हमें पता चल गया, इसका मतलब एक्सीलरेशन टेन थीटा को यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि इस ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास दो स्लोप्स हैं, एक स्लोप है ए और एक स्लोप है बी। तो इस ए का जो स्लोप है उसको अगर मैं यहाँ पे शो करूं कि इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या होगा, तो जैसे इस ए के, ये आपके पास एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है ना। इस एरिया अंडर द कर्व की मैं बात कर रहा हूं। तो ये एरिया अंडर द कर्व आपको ये बताता है कि बॉडी ने डिस्प्लेस कितना किया है, ठीक है ना। एरिया अंडर, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। और वो एरिया अंडर द ग्राफ एक्चुअली किसकी इंफॉर्मेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तो बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट क्या किया है, कवर किया है। तो अब इस चीज को अगर मैं दो डिफरेंट ग्राफ के लिए करूं, जैसे ये ए है और ये बी है, तो आप जानते हैं कि जो ए का एंगल है उसे अगर मैं थीटा वन कह दूं और बी के एंगल को थीटा टू कह दूं, तो दोनों का क्योंकि स्लोप डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पर कहें क्योंकि थीटा टू जो है वो बड़ा है किससे, थीटा वन से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा बी का वो ग्रेटर होगा किससे, एक्सेलरेशन ऑफ ए से। तो यहां पर हम ग्राफिकली भी एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कब एक्सेलरेशन आपके पास ज्यादा है और कब एक्सेलरेशन कम है, अगर हमें ग्राफ वेलोसिटी टाइम के दरमियान बना के दिया जाए। और अगर हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो जितना भी आपके पास ये एरिया नजर आ रहा है, इस ट्राइंगल को हम क्या कर लेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे अगर मैं ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है मैथमेटिक्स में, उसका फार्मूला होता है हाफ लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास ये शेप रेक्टेंगल हो, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए, कि बॉडी कितना डिस्प्लेस कर चुकी है, ये आपको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चलता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन से रिलेटेड था। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर हो गई बात यहां तक? जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।